डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन ने कल पंचायती राज व्यवस्था के बारे में संपूर्ण पढ़ लिया था, वो पूरा अध्याय। आज पढ़ेंगे अपन अपनी बुक के सेकंड पार्ट की थर्ड यूनिट में भारतीय लोकतंत्र के समक्ष या विरुद्ध में जो चुनौतियां हैं उनके संबंध में, जिसमें जो महत्वपूर्ण है वह है जातिवाद व सांप्रदायिकतावाद। और इसके अंदर अपन आज पढ़ने वाले हैं जातिवाद के बारे में। तो सबसे पहले मैं जाति जो शब्द है उसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ, किस प्रकार से वर्तमान स्थिति में यह जातिवाद की जो भावना प्रबल होती जा रही है, यहाँ तक ये कैसे पहुंचा, उसका जो प्रारूप है प्रारंभिक, वो आपको मैं बता देता हूं। जो ये जाति है ये अंग्रेजी की, अपनी जो अंग्रेजी भाषा है लैंग्वेज, उस अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से बना है। का हिंदी जो पर्याय है वह है जाति। और जो ये कास्ट शब्द है ये पुर्तगाली भाषा का, पुर्तगाली भाषा का काष्टा शब्द से बना है। काष्टा जो ये शब्द है शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक प्रकार से मत विभेद होना। मत विभेद, मत विभेद का अर्थ हो गया यानी कि अपनी जाति को दूसरी जाति के लोगों को से अलग समझना। और इस जो कास्ट शब्द है जाति का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वह किया था ग्रेसिया डी ओरेंटा ने। ग्रेसिया डी ओरेंटा ने सन 1665 ईस्वी में प्रथम बार जाति अर्थात कास्ट शब्द का प्रयोग किया था। यह आपसे पूछा जा सकता है, बाकी आपके भविष्य में कंपटीशन में आगे काम आएगा कि सर्वप्रथम ये जो जाति शब्द है, जो कास्ट शब्द है, उसका प्रयोग किसने किया था। तो ग्रेसिया डी ओरेंटा ने 1665 ईस्वी में किया था, जिसको अपन इस कास्ट की जो व्यवस्था है, एक प्रकार से इसको हिंदी में अपन जाति बोल देते हैं, इंग्लिश में इसको कास्ट बोल देते हैं, पुर्तगाली में इसको कास्टा बोल देते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं अपन जो जाति की एक प्रकार से परिभाषा क्या है, जाति अपन कहेंगे किसे। जाति का अर्थ या परिभाषा, जाति एक वैसे अपन सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना है, क्योंकि ये जातीय व्यवस्था अपने समाज के अंदर विद्यमान है। और ये जो जाति की जो व्यवस्था है अपने समाज के अंदर, ये आज की आधुनिक व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और इस जाति के अर्थ को समझने के लिए मैं आपको एक कॉलम के माध्यम से, या मैं कह सकता हूं कि इसके कुछ वाक्यांश के माध्यम से इसका अर्थ स्पष्ट कर रहा हूं आपके सामने। क्योंकि एक जाति के लोग अपने आप को दूसरे जाति के लोगों से अपने समझते हैं, यानी अलग समझते हैं। यानी कि ये जातीय व्यवस्था ये पूर्णतः आनुवंशिकता पर आधारित होती है। एक बात तो ये ध्यान रखना, आनुवंशिकता के आधार पर अपने आप को जो एक जाति के लोग हैं वो दूसरे जो जाति वर्ग होता है उससे अपने आप को अलग मानते हैं, अपने आप को दूसरे
जाति समूह से अलग मानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो ब्राह्मण समुदाय के लोग अपने आप को अलग मानते हैं, राजपूत समुदाय के लोग अपने आप को अलग मानते हैं, जाट समुदाय के लोग अपने आप को अलग मानते हैं। यानी कहने का अर्थ यह हो गया कि एक जो आनुवंशिकता के आधार पर जो जाति वर्ग समूह है वह अपने आप को दूसरे जाति वर्ग का जो समूह होता है उससे अलग मानते हैं, और इन सभी की अपनी अलग अलग ही विशेषता होती है, अपनी अलग अलग विशेषता होती है। और जो ये एक जाति वर्ग से संबंधित जितने भी लोग होते हैं ये अपनी ही परिधि में वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, अर्थात अपनी जातीय परिधि के अंदर ही, अपनी जातीय परिधि के अंदर ही वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और इन जो जाति वर्ग के जो समूह होते हैं इसके अपने अपने अलग अलग ही व्यवसाय होते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे सुनार का सोने चांदी से संबंधित कार्य है, जो कुम्हार का है जो बर्तन बनाने से संबंधित है, लोहार का है लोहे से संबंधित कार्य है। इस प्रकार से इस जाति समूह के अपने अपने परंपरागत व्यवसाय भी होते हैं। लेकिन इस जाति व्यवस्था ने वर्तमान में जातिवाद का रूप ले लिया है। जातिवाद और जो भारतीय जो लोकतंत्र है उसके समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती है। यह जातिवाद जब किसी जाति के लोग केवल अपनी जाति हितों के लिए और दूसरे जाति हितों की अवहेलना या उनको अनदेखा करते हैं उसे ही अपन जातिवाद कहते हैं। तो अपन देखते हैं जातिवाद का सबसे पहले अर्थ क्या है, यह समझने आवश्यक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं। यानी कि जब किसी जाति के लोग केवल अपनी ही जाति के हितों को बढ़ावा देते हैं तथा दूसरे जो जातीय समूह होते हैं उनके अधिकारों को अनदेखा या अवहेलना करते हैं। अनदेखा या अवहेलना जिसे अपन क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं। यानी एक जाति के लोग अपने ही जाति के हितों को मद्देनजर रखते हुए अर्थात अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दूसरी जाति के लोगों के अधिकारों को अनदेखा करते हैं या उनकी अवहेलना करते हैं, अर्थात उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करते हैं, जिसको ही अपन क्या कहते हैं, जातिवाद कहते हैं, जो एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है अपने सामने। तो यह हो गया जाति और जातिवाद के अंदर अंतर भी अपन देख सकते हैं कि इसमें अपने अपने समूह होते हैं, अलग अलग विशेषता होती है। लेकिन जब ये अपने निजी स्वार्थों के लिए दूसरी जाति के समूह के लोगों के अधिकारों का हनन करने लग जाते हैं तो वह किसका रूप धारण कर लेता है, जातिवाद का। और ये जो जातिवाद है इसका अब देखते हैं अपन स्वरूप। ये पूछा जा सकता है जातिवाद का स्वरूप। यह जातिवाद का स्वरूप प्राचीन काल में अलग था, वर्तमान में आधुनिक समय में इसका स्वरूप है वो अलग है। प्राचीन काल में ये जो जाति व्यवस्था थी ये पूरी की पूरी एक प्रकार से क्रम आधारित वर्ण व्यवस्था में थी।
यानी कि प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जातीय व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, जबकि वर्तमान समय में यह व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्राचीन काल में जाति व्यवस्था का कैसा स्वरूप था? तो वो कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था उस समय थी, जिसमें अपन ने 4 वर्ण पढ़े थी पिछली कक्षाओं में, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह प्राचीन समय में कर्म पर आधारित जातीय व्यवस्था का स्वरूप था। यानी ब्राह्मण का कार्य ये सर्वोच्च पद पर विराजित होते थे, जिनका काम था पढ़ाई लिखाई से संबंधित, या अपन कह सकते हैं वेद शास्त्र के ज्ञान आदि के संबंध में लोगों को इनके बारे में बताना, ये ब्राह्मणों का काम था। और देश को दुश्मनों से अर्थात शत्रुओं से बचाने का जो कार्य था वह क्षत्रिय का था। व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो कार्य था वो अपने वैश्य का था, और दूसरों की सेवा करना यह कार्य था शूद्र का, जो निम्न स्तर पर आते थे। और वर्तमान में ये पूर्णतः व्यवस्था हो गई है जन्म पर आधारित। यह प्राचीन समय का इसका स्वरूप है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इस जातीय जो राजनीति होती है, इस जाति पर आधारित है, इस आधार पर भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका रही है। अर्थात भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका, कि भारतीय राजनीति के अंदर जाति की भूमिका क्या रही है। तो इसको अपन काफी भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे जय नारायण ने कुछ शब्द कहे थे इस व्यवस्था के बारे में कि जाति भारत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दल है, और इसी संबंध में मेमन ने भी कहा था कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है, और इसके प्रभाव के बढ़ने के कारण भारतीय राजनीति जो क्षेत्र है उसके अंदर भी जाति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अंदर अपन सबसे पहले देखते हैं भारत की राजनीति में जो जाति की भूमिका है, उसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वह आता है निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका। निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका, यानी कि भारत में जो जाति पर आधारित संगठन है वो निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का काफी हद तक प्रयास करते हैं। जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति आदि को जो आरक्षण मिला हुआ है वो उस आरक्षण को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जिन जातियों को आरक्षण व्यवस्था नहीं मिली हुई है वो आरक्षण लेने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और जिनको पहले से मिला हुआ है वो साथ में ही अपने आरक्षण की जो समय सीमा है उसको भी बढ़ाना चाह रहे हैं। और इस यानी कि इस प्रकार की जो सूची होती है, कोई आरक्षण बढ़वाने के लिए या कोई आरक्षण प्राप्त करने के लिए, इस प्रकार से जो अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, इससे जिन जातियों की संख्या ज्यादा है वह राजनीतिक क्षेत्र में जो निर्णय लिए जाते हैं उसको काफी हद तक प्रभावित करते हैं। और इस जातीय संगठन ने अपने अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु भी इस प्रकार के जो निर्णय को प्रभावित करने का ये लगातार प्रयास करते हैं। जो विभिन्न जो राजनीतिक संगठन हैं वो इन जो जातीय संगठन हैं उनसे काफी हद तक प्रभावित होकर अपने निर्णयों को अंजाम देते हैं, जिसका एक प्रकार से
लोकतंत्र के विरुद्ध अपन कह सकते हैं विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, क्योंकि इसमें जिस जाति का बाहुल्य है उसको तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन जिन जातियों की संख्या अपन कह सकते हैं कि कम है तो उसके विरुद्ध में भी कोई निर्णय लिया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए। तो भारतीय राजनीति में जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें भी जाति की एक अहम भूमिका रहती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और आपकी सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो वर्तमान समय में जो आरक्षण व्यवस्था है उसके संबंध में जो अपने एससी है, एससी को वर्तमान में जो आरक्षण है वो 15% है, एसटी को है वो है 7.5%, और ओबीसी को है वह 27% है। और अभी पीछे दिया गया था जो जनरल के जो आर्थिक आधार पर जो पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते हैं उनको 10%, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये पीछे अभी दिया गया था 2019 के अंदर 10% जो आर्थिक आधार पर दिया गया था सामान्य कैटेगरी के लोगों को। तो इस प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में भी अपन कह सकते हैं कि जाति की एक महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और दूसरा जो पॉइंट आता है इसी के अंदर वह आता है राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों का निर्णय, ये भी एक महत्वपूर्ण है। यानी जो भी राजनीतिक दल है, जैसे चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बसपा हो, सपा है, जितने भी ये दल हैं, आम आदमी पार्टी में जो भी दल है, ये राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का जब चयन करते हैं उस समय इस जातिगत समीकरण को ये मद्देनजर रखते हुए करते हैं, जातिगत समीकरण को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है उस क्षेत्र में उसी जाति के प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का ये प्रयास करते हैं अपने एक प्रत्याशी के तौर पे, ताकि वो अपने जाति के लोगों को अपने जाति के लोगों के मत प्राप्त कर वो आसानी से जीत जाए। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी जाति का बाहुल्य है तो उस क्षेत्र में जो भी दल है, जितने भी ये दल हैं, वो ज्यादा से ज्यादा उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे जिस क्षेत्र में उस जाति का बाहुल्य है। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण देखते हैं, जिस क्षेत्र में क्षेत्रीय, जाट और ये मान लीजिए ब्राह्मण, ये 3 जाति हैं, और किसी क्षेत्र में मान लेते हैं अपन की जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो ये जितने भी राजनीतिक दल हैं उस क्षेत्र के अंदर ज्यादा से ज्यादा जाट जाति से प्रत्याशी को मैदान में उतारने का प्रयास करेंगे ताकि वो अपनी जाति के दम पर वहां पर चुनाव जीत सके। लेकिन कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है। जैसे पहले किन्हीं 2 दलों ने एक ही जाति के 2 उम्मीदवार उतार दिए, तब कोई एक तीसरा जो राजनीतिक दल है वह जो दूसरे स्तर पर आती है, जो जाति जो अपन कह सकते हैं जो जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर जो जाति है, उस जाति के कैंडिडेट को मैदान में उतार देते हैं और उसका लाभ उसको कई बार मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो राजनीतिक दल हैं वो जातिगत आधार पर प्रत्याशियों के निर्णय भी करते हैं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका चुनाव जब होता है उस समय, जब प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा जाता है उस समय भी उस प्रत्याशियों के निर्धारण में भी जाति की अहम भूमिका रहती है। और फिर देखते हैं जो एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है जातिगत आधार पर मतदान का व्यवहार। यानी भारत में मतदान व्यवहार में भी जातिगत भावना इतनी प्रबल हो गई है कि इसमें सभी जो राजनीतिक दल हैं अपने निजी राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए जातिवाद को भड़काने का काफी प्रयास करते हैं। और भारत में तो इसका जो सबसे बड़ा अपन उदाहरण देखते हैं
वो देख सकते हैं पंचायती राज के चुनाव में जब अपने गांव में सरपंचों के और के इनके चुनाव होते हैं तो पूरा का पूरा चुनाव है वो जातिगत आधार पर ही हो जाता है। और जो ये राजनेता हैं ये सभी के सभी एक प्रकार से लोगों को जाति आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं ताकि उनको राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से जो मतदाता का व्यवहार है वह भी ये राजनेता हैं ये पूरे के पूरे एक प्रकार से जातिगत आधार पर बना देते हैं। कहने का अर्थ यह हो गया जो जातिगत आधार पर जो जहर घोलने का प्रयास किया जाता है जो एक प्रकार से भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। और इसके बाद में जो एक महत्वपूर्ण आता है वह आता है मंत्रिमंडल के निर्माण में जातिगत आधार पर अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रतिनिधित्व दिया जाता है, प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी जिस क्षेत्र में जिस प्रकार के चुनाव आ रहे हैं उस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है उसी जाति के किसी नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाता है और उस प्रांत में फिर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उस जो मंत्रिमंडल में शामिल जिस नेता को शामिल किया जाता है उसको प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है ताकि वो एक प्रकार से उस प्रकार की चुनाव में अपनी अहम भूमिका निभाए और उस चुनाव को आराम से वो जितवा सके। इस प्रकार की स्थिति भी इस जातीय व्यवस्था के अंतर्गत अपने को देखने को मिलती है। कहने का मतलब ये होगा कि जो मंत्रिमंडल में मंत्रियों का जब निर्धारण किया जाता है तो उस समय भी जातिगत समीकरण को देखा जाता है। और इसके बाद में आता है जातिगत दबाव समूह है। जातिगत दबाव समूह है यानी कि जो विभिन्न जो जातिगत आधार पर बने हुए संगठन हैं वो एक प्रकार से निरंतर सत्ता पक्ष पर अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए दबाव बनाते रहते हैं, चाहे वो आरक्षण के संबंध की बात हो और हो वो अन्य जो जाति वर्ग के जो समूह के लोग हैं उनके मामलों को अनदेखा करते हैं। इस प्रकार की स्थिति भी अपने देश के अंदर जाति आधार पर राजनीति के अंदर देखने को मिलती है। और इसी संबंध में जाति एवं प्रशासन के संबंध में भी मैंने बताया था आपको, जाति प्रशासन में भी जाति की अहम भूमिका रहती है। जैसे एससी को 15%, एसटी को मैंने इधर बताया था आपको, एसटी को 7.5%, ओबीसी को 27% और सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% जो आरक्षण की व्यवस्था की गई वह भी इस प्रकार की स्थिति में शामिल है। और राज्य राजनीति में तो जाति की अहम भूमिका रहती है। कुछ जो राज्य हैं वो एक प्रकार से जाति आधार पर ही चुनाव होते हैं। उसका सबसे ज्यादा प्रभाव अपन अगर देखते हैं तो यूपी देखते हैं, यूपी के अंदर, बिहार के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, केरल के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर ये जो चुनाव होते हैं वो पूर्णतः जातीय व्यवस्था के आधार पर ही होते हैं। और चुनाव प्रचार के दौरान भी विभिन्न जो राजनीतिक दल हैं वो जाति का सहारा लेते हैं चुनाव प्रचार के लिए। प्रचार में भी जाति का सहारा लिया जाता है, जाति का सहारा लिया जाता है। यानी जब भी जिस क्षेत्र में चुनाव आते हैं और उस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य है उसी जाति के बड़े नेता को प्रचार प्रसार के लिए भेजा जाता है ताकि वो अपनी जाति के लोगों को अपने पक्ष में कर सके और वहां से चुनाव निकाल सके। इस प्रकार की स्थिति भी अपने को देखने को मिलती है। और जाति के आधार पर ही राजनीतिक अभियानों का उदय होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि इस जातीय संगठन ने अपने आप को एक उच्च पद पर पहुंच गए हैं और इस जातिगत आधार पर ही, और इस जातिगत आधार पर जो लोग उच्च पद पर पहुंच जाते हैं वह एक प्रकार से सभी लोगों का खुलकर एक समान उसके साथ बर्ताव नहीं करते। वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि जिस जाति के सहारे वो उस पद पर गए हैं उन्हीं की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं। इस प्रकार की भी ये एक अपन कह सकते हैं कि भारतीय जो राजनीति है उसके अंदर अपन ने विरुद्ध अपन कह सकते हैं कि एक लोकतंत्र के समक्ष चुनौती बनी हुई है। तो इस प्रकार से ये भारतीय राजनीति के अंतर भी अपने को काफी जाति की भूमिका स्पष्ट नजर आती है। इससे ये एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है कि जातिवाद से आप क्या समझते हैं और भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका रही है। छोटे रूप में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। और अब आपको इसको
होमवर्क के रूप में करना है और साथ में याद भी करना है। आज के लिए इतना ही, जो बचा है पार्ट शेष उसको नेक्स्ट क्लास में